नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए जो रीसबमिशन का नया पोर्टल आ रहा है, उसको लाइव होने मतलब स्टार्ट होने में इतनी समय क्यों लग रही है? कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है प्रत्येक दिन पोर्टल में। पहले बताया जा रहा था कि डेट वाइज लिया जाएगा कि इतना दिन के पहले अगर आपका अप्लाई है तो कर दिया जाएगा। फिर चेंज हुआ कि नहीं, इस बार अमाउंट वाइज लिया जाएगा। जो साइट पे दिखाया जा रहा है ये अभी ऑफिशियली कहीं नहीं बोला गया है कि इस पे आप अप्लाई कीजिए। ये टोटली हमको जहां तक लग रहा है कि अभी टेस्टिंग फेज है। इसमें आप लोग लॉगिन और अप्लाई करने की कोशिश नहीं करें जब तक कि मेन पोर्टल पे नहीं बता दिया जाए कि अब आप रीसबमिट अपना कर सकते हैं। तो इसमें बदलाव हो रहा है और कुछ ना कुछ असर है लोगों के डिमांड का। जिस तरह से हम अपने डिमांड का बात नहीं कर रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि और वहां भी कहीं ना कहीं चीजें जो लोगों को चाहिए वो पहुंची हुई हैं, तब जाके कहीं ना कहीं इसके पोर्टल पे नया नया अपडेट आ रहा हो जिसमें जो दिक्कतें आ रही थी उसका जिक्र किया जा रहा है। ये अच्छी बात है। पहली बात तो ये हुई है कि नाम मिसमैच और आपका डाटा अपलोड नहीं है। ये दोनों प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ है कि आपका फॉर्म अपलोड सहारा की तरफ से नहीं है। तो इसका स्पेशली लिख के बताया जा रहा है इसके FAQ में, जो आने वाला पोर्टल है उसका। अभी ये ऑफिशियल जानकारी नहीं है। जब तक लाइव नहीं हो जाए और वहां से अपलोड डाउनलोड नहीं कर लें तब तक इसका कोई भरोसा नहीं है। ये रोज चेंज हो रहा है, तो एकदम रुझान है एक तरह से ये। और हम ये इसीलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जहां तक एफिडेविट का बात हो रहा था, तो एफिडेविट से नाम सही करने का ऑप्शन दिया जा सकता है, जो लिखा गया है इसमें कि आप एक एफिडेविट का फॉर्मेट दे दिया गया है कि इस पे आप एफिडेविट करवाइए और जो आपका वर्तमान नाम है या जब बॉन्ड में नाम है आपका सहारा के, वो भरवाया जाएगा आपसे फॉर्म फिलअप करते समय, और उसी का एफिडेविट लग रहा है। और उसका कोई एक प्रूफ, जितना प्रूफ होता है उस सबका लिस्ट दिया हुआ है कि DL हो, वोटर ID कार्ड हो, राशन कार्ड हो, जो भी हो, उसका लिस्ट इसमें दिया जा रहा है कि इसमें से कोई एक प्रूफ जिसमें आपका ये नाम हो, जिसके चलते सहारा में आपका वो बॉन्ड पे नाम छप गया हो, वो प्रूफ दीजिए और एक एफिडेविट करा के आप लगा सकते हैं। अब और आपका 10 बॉन्ड भी है तो एक ही एफिडेविट से काम चल जाएगा। हाँ, अब तरह तरह का नाम मिसमैच है तो इसके लिए अभी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसी बॉन्ड में कुछ है, किसी बॉन्ड में कुछ है। उस अभी बोला जाए कि एक तरह का अगर आपका नाम में गलती है तो एक एफिडेविट करवाएं और सब बॉन्ड में बारी बारी से अपलोड होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह आप अपलोड कर दिए। एक ही एफिडेविट हर एक डिफिशियंसी में लग सकता है, बार बार बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ये इसमें कहा जा रहा है। तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और जो फॉर्म अपलोड नहीं है जिनका, उनका बोला जा रहा है कि पहले आप सोसाइटी से संपर्क करें ताकि आपका फॉर्म अपलोड करके तुरंत भेज दिया जाए। अगर उसके बाद आप रीसबमिट करते हैं तो क्लेम आपका तुरंत प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म नहीं जाता है और उसके पहले आप रीसबमिट कर दिए तो भी इसमें बोला जा रहा है कि इसमें रिजेक्ट आपका नहीं किया जाएगा। आपका ये डिफिशियंसी सहारा सोसाइटी को भेज दी जाएगी कि इसका फॉर्म आप अपलोड कीजिए। ये काम पहले पुराने पोर्टल पे होना चाहिए ताकि लोगों का भले ही क्लेम पेंडिंग रहता जब तक का फॉर्म नहीं डाउनलोड होता, लोगों को मैसेज आ गया कि फॉर्म नहीं अपलोड है। अभी क्लेम काफी स्लो हो गया है इसीलिए, क्योंकि आपका अगर फॉर्म अपलोड नहीं है तो पहले सहारा के पास जा रहा है कि आप फॉर्म अपलोड कीजिए। ये तो काम सहारा सोसाइटी का था। तो लेकिन जिनको डिफिशियंसी जा चुकी है कि आपका फॉर्म अपलोड नहीं है, उसको बोला जा रहा है कि आप रीसबमिट कर देंगे तो ये अगर आपका फॉर्म आ गया तो प्रोसेस हो जाएगा, नहीं आया तो सोसाइटी में भेजा जाएगा अपलोड के लिए। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए दिख रहा है, ये अच्छी बात है। तीसरी चीज जिस पे लोग कुछ हम पे भड़क रहे हैं, जिनका 5 लाख से ज्यादा जमा है और ज्यादातर एजेंट लोग ही हैं जिनका कमीशन भी फिक्स हो गया और बहुत दिन से कन्वर्जन होते हुए पैसा बढ़ गया है। तो हमने पहली बार जब पोर्टल पे ITR मांगा गया था तो हम भी इसका विरोध किए थे कि ITR ये सब मांगने का इसका चीज नहीं है। लेकिन ध्यान से पढ़ने पे ये पता चला कि ये इनकम टैक्स के मतलब सेक्शन के हिसाब से CRC नहीं मांग रही है। हालांकि अभी भी मांगना नहीं चाहिए, इसके हम समर्थक हैं कि कोई भी इंडिया में सोसाइटी अगर चल रही है उसका भुगतान लेने के लिए जिस दिन आप पैसा जमा किए उस दिन का सोर्स पूछा जाता है क्या प्रैक्टिकली?
अगर नहीं पूछा जाता है, जो सोसाइटियां चल रही हैं सहारा के अलावा, तो फिर सहारा वाले सोसाइटी में जमा करने का भी डिटेल आज नहीं पूछना चाहिए। आपको देना है तो टीडीएस जो सेक्शन के हिसाब से है 10% है, आप काट लीजिए, उसके बाद क्लेम प्रोसेस कर दीजिए। जो होगा लोगों का इनकम टैक्स बनेगा, अगर रिफंड मिलता है विथ इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम देने की होने की बात है। अगर प्रिंसिपल मिलेगा तो इनकम हुआ ही नहीं, तो इनकम टैक्स की बात ही खत्म हो जाएगी। ये नहीं मांगना चाहिए। लेकिन सब बात में अगर हम लोग यही बोले कि नहीं, हम हमारे हिसाब से ही अगर सब कुछ चले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और और होगा भी ना। अगर हम बोल दें कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो सीआरसी मेरा बात तो सुन नहीं रही है। हम एक अपना राय रखते हैं कि ये चीज होना चाहिए। अगर आप लोग उसमें से सहमत होते हैं तो सपोर्ट करते हैं, नहीं सहमत होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये चीज गलत है। तो बहुत लोग भड़क रहे हैं और ज्ञान हमको ही दे रहे हैं कि आप क्यों भेज दिए कि आप आईटीआर मांगिए 5 लाख से ऊपर का, और इसमें ज्यादातर एजेंट लोग हैं। तो कोई अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं री इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट। सहारा कभी भी नहीं बोली है कि री इन्वेस्टमेंट हम कराए हैं। ये चीज आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जब भी इसका पलटी हुआ है, पलटी मतलब पैसा इस स्कीम से उस स्कीम में, वो कंपनी बदल गई है और लास्ट में तो कंपनीज एक्ट से सोसाइटी एक्ट में चले गए आप। इसको री इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते हैं, और कहीं कोई किसी कोर्ट में प्रूफ भी नहीं कर पाएगा कि सहारा में मेरा जमा था रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट से हाउसिंग में। प्रूफ अभी तक कोई नहीं कर पाया है, और सहारा भी एक्सेप्ट नहीं की है कि हमने कन्वर्जन किया था। उसका कहना है कि एक तरफ हम भुगतान किए कैश में और दूसरे तरफ कैश में डिपॉजिट हुआ, ये दोनों मिला नहीं है। भले ही सुप्रीम कोर्ट नहीं माना उस लेन देन को, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इतने बड़े लेवल से कैश आप कैसे हैंडलिंग किए, और इसको डिनाई किया कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन सहारा कभी भी एक्सेप्ट नहीं की है कि हमने पैसा रियल एस्टेट और हाउसिंग का क्यू शॉप में ट्रांसफर कर दिया। क्यू शॉप का जब पूरा हुआ तो हमने सोसाइटी में कर दिया। यहां पे री इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, यहां पे कंपनी बदल रही है, और एक तरफ कंपनी से पेमेंट दिखाया जाता है दूसरे रजिस्टर में, और नए कंपनी में रिसीविंग दिखाया जाता है ये नया फंड है। और हो सकता है तो क्यू शॉप में आप लोग देखे होंगे कि 10-20 रुपया प्लस माइनस करके दिखाया गया। क्यों? कि अमाउंट मैच नहीं करे, कि कल होके ऑडिट अगर होगा तो पकड़ा जाएगा कि सेम अमाउंट री इन्वेस्ट हुआ। लेकिन सहारा ने तो चालाकी शुरू से किया है, किसी एजेंट का दिमाग उस समय नहीं खुला। बहुत लोग पहले से जान रहे थे कि गड़बड़ हो रहा है, आगे चल के कहीं ना कहीं फंसेगा, क्योंकि 15% इंटरेस्ट देने की जो बात है, रियल एस्टेट का भी 15% इंटरेस्ट जोड़ के आया, और क्यू शॉप का भी इंटरेस्ट जोड़ के ही दूसरे स्कीम में गया। इसमें नो डाउट, कहीं भी इसमें सहारा गलत नहीं की कि आपका 15% इंटरेस्ट कह के और 10% दी। भले पेपर ही दिया, लेकिन विथ इंटरेस्ट पेपर दिया। फिर बाद में मुद्दा आया कि इंटरेस्ट भी केवल पेपर पे लिख के दे देने से ज्यादा हो जाता है, तो इसके साथ ही लोग दिमाग लगाएं कि इंटरेस्ट वाला पोर्शन को पॉइंट में कन्वर्ट करके अलग से एक लॉलीपॉप थमा दीजिए। क्योंकि एजेंट और ब्रांच मैनेजर चाहे जो भी इसके लोग जमा करा रहे थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करने वाले थे। जान रहे थे कि जिस तरह से बोलेंगे खाली कमीशन लोगों का टाइम पे चल जाना चाहिए, लोग करवा देगा, और लोग करवाते गए। और लास्ट में जो कमीशन के रूप में सहारा ने दिया, वो फिर इन लोगों का भी एफडी के रूप में रख लिया कि अभी पैसा नहीं है, आप सहयोग कीजिए, आप एफडी का कागज लीजिए। अब इस तरह से सारे लोग फंस चुके हैं, और उनके साथ ज्यादा धोखा की है जो इसके लिए काम किए हैं। जमाकर्ता का क्या है, 25,000 50,000 वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो इसके लिए काम किए थे तो वो लोगों का तो गाली बात सुन ही रहे हैं, अपना भी जिंदगी भर का कमाई इसमें जमा कर दिए, क्योंकि उनको भरोसा था कि सहारा नहीं डूबेगी। और ये भरोसा 2018-20 तक चला। ऐसा नहीं है, गड़बड़ 2010 से ही शुरू हो गया था, और जो जानकार लोग थे या चाहे जिसको शक हो गया था वो काम छोड़ना शुरू कर दिए थे। हमने 2010 के बाद एक भी काम नहीं किया। जब हमने देखा कि रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो कन्वर्जन क्यू शॉप में हो रहा है, और पेपर फेंका हुआ था ऑफिस में सहारा के, तो हमको लग गया कि जब इस हिसाब से सहारा कर रही है तो ये जेन्युइन कंपनी ऐसे नहीं करती है। और अपना अपना सर्टिफिकेट आप लोग चुन लीजिए, और रियल एस्टेट हाउसिंग का सर्टिफिकेट ले, यही काम दिया गया था। तभी से हमने क्यू शॉप का पैसा क्यू शॉप में ही रहने दिया, सोसाइटी में नहीं लेके गया। जब आपको भुगतान की गारंटी कहीं नहीं है तो फिर अलटने पलटने से क्या फायदा है?
हमने यही जवाब दिया था अपने फ्रेंचाइजी मैनेजर को कि हम सोसाइटी में ले जाते हैं, इसका क्या गारंटी है कि भुगतान हो जाएगा, कल वो कहिएगा कि नया फंड लाइए तब आपके पार्टी का भुगतान होगा। उससे अच्छा है कि क्यू शॉप में है तो वहीं रहने दिया जाए, अगर डूबेगा भी तो क्यू शॉप में ही डूब जाए। तो जो लोग ज्ञान हमको दे रहे हैं कि आईटीआर वाला मैटर पर, आईटीआर वाला मैटर केवल एक प्रमाण मांगा जा रहा है, वो भी 5 लाख से ऊपर। तो इसीलिए हमने लिख के भेज दिया कि 5 लाख तक का भुगतान कर दिया जाए। 5 लाख से ऊपर ना आईटीआर का डिमांड है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए सीआरसी ठीक है मांग रही, तो 5 लाख तक का भुगतान अगर पोर्टल से हो जाता है तो बहुत लोगों का निदान हो जाए, और उनका भी भुगतान हो जो इनका 5 लाख से अधिक है। 5 लाख से अधिक वाले पे आप मांगिएगा प्रूफ, 5 लाख तक उनका भी रिलीज कीजिए, ये हमने लिख के भेजा है। पहले 5 लाख तक पोर्टल पहुंचे नहीं तो 10,000 रुपए से क्या होने जाने वाला था। और 3 चीज जो मांगा गया है वो ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप आईटीआर नहीं फाइल किए हैं तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया अगर आपके पास आईटीआर है तो उस साल का आईटीआर दीजिए जिस साल जमा हुआ। और आईटीआर में क्या दिखाया जाता है, इनकम दिखाया जाता है। तो इसमें लिंक ये किया जाएगा कि अगर 4 लाख 5 लाख आपका आईटीआर है और आपका भले ही 10 लाख जमा हो, तो 10 लाख जमा रहता है तो वो क्यूसब से आया होगा चाहे किसी और स्कीम से आया होगा, तो 10 लाख का प्रिंसिपल 5 लाख होगा, 5 लाख ब्याज होगा, तो 5 ही लाख ना आपका इनकम है। अगर इनकम 5 लाख है, एक मुश्त है, तो सहारा ने टीडीएस उस समय क्यों नहीं काटा इंटरेस्ट पर? तो बहुत सारे सवाल खड़ा होंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल सीआरसीएस की तरफ से अगर मांगा जा रहा है आईटीआर, अगर है तो देने में कोई दो राय नहीं है। पैसा लेने के लिए अगर आईटीआर बैंक स्टेटमेंट जो भी प्रूफ देना पड़े दे के पैसा ले लेना है, लेकिन पैसा आएगा कहां से, चिंता इसकी होने चाहिए सीआरसीएस और सहारा की। क्योंकि अभी तक बोला गया जा रहा था कि 1 करोड़ लोगों का भुगतान, अमित शाह जी ने बोल दिया था कि 1 करोड़ 8 लाख लोगों का भुगतान कर देंगे हम 5,000 करोड़ में। क्यों? क्योंकि एक्चुअल चीज सामने नहीं आई थी उस समय तक। उस समय तक 10 करोड़ जमा करता, सहारा के साइट पे भी दिखाया जाता है 9 करोड़ इन्वेस्टर डिपोजिटर सोसाइटी के हैं। तो ये सब चीज प्रैक्टिकली नहीं था, और एक ही आदमी का तीनों सोसाइटी में था पैसा, तो हमने पहले भी बता दिया था कि 2 करोड़ से ज्यादा क्लेम नहीं जाने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में 2 करोड़ ही लोग हैं। बॉन्ड 10 करोड़ हो सकता है, एक आदमी का 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जिस तरह से अलग अलग मेंबरशिप भी है, तो बॉन्ड तो काफी ज्यादा है। तो बॉन्ड के हिसाब से निकाला गया कि 1 करोड़ लोगों का बॉन्ड जो है वो 10,000 से कम के अंदर में निपट जाएगा। तो इसीलिए वो बोला गया था कि 1 करोड़ लोगों का भुगतान इससे हो गया, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, केवल 48,000 लोगों का और मात्र 44 करोड़ रुपया ही सितंबर तक पेमेंट हुआ था। अब अक्टूबर नवंबर चल रहा है, इसका डाटा अभी नहीं है, 2 महीना में हो सकता है कि 100-200 करोड़ पेमेंट हुआ हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो एक मेन बात है वो सामने आ रही है कि जब 1 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं हो पाया, केवल 48,000 लोगों का, तब इतना ही लोगों में टोटल पैसा का वितरण होगा, उस हिसाब से 10,000 वाला अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्लेमेंट कम है, बॉन्ड भरले ही ज्यादा है। बॉन्ड के हिसाब से बोला गया था कि 10,000 लिमिट रखा जाए, लेकिन जब आदमी कम हो गए तो एक आदमी पे शेयर भी ज्यादा आएगा, उस हिसाब से 20-30 हजार रुपया तक रिलीज हो सकता है इसी में। क्योंकि जिस हिसाब से डिफिशियंसी हटाने का डेट आ रहा है, अभी टेंटेटिव डेट है, ये डेट सब चेंज होगा, तो हो सकता है कि अमाउंट भी चेंज हो कि 20,000 तक को उठा लिया जाए अभी, और पैसा मिल भी जाए, तब लोगों को कुछ राहत मिलेगी। और ये अमाउंट जो 75,000 अभी 73,000 करोड़ का क्लेम हो गया है, चिंता तो उसकी होनी चाहिए, डिफिशियंसी हटते रहेगी, बहुत सारा पेपर है वो लोग लगाते रहेंगे, देते रहेंगे, आएगा कहां से? सहारा से भी में तो 25,000 करोड़ है, डिमांड हो गया 73,000 करोड़ का सितंबर तक ही, अभी 1 लाख करोड़ पार कर गया होगा। तो ये पैसा 25,000 से आगे आएगा कहां से? इस पे सरकार का ध्यान रहता है कि नहीं रहता है, बात यहां पे है। हमने अपने लेटर में पहला पॉइंट दिया था कि 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपका भुगतान पूरा हो रहा है तो पोर्टल के दायरे से बाहर है। क्यों बाहर है? वो लोग कहां जाएंगे? पोर्टल के दायरे से क्यों बाहर है? जब पोर्टल पे अगर केवल मूलधन दिया जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो फिर मैच्योरिटी डेट के दिन लोग क्या इंतजार करेंगे? मूलधन तो कभी पाने के हकदार हैं। इसीलिए ये भी
हटना चाहिए कि आपका 31 मार्च 2023 के बाद पूरा हो रहा था, नहीं देंगे। मूलधन देना है आज दीजिए, जब कंपनी नहीं चल रही है तो मूलधन लेने के लिए लोग कहाँ जाएगा। सब जिम्मेवारी जब सीआरसीएस को मिल गया तो 31 मार्च 2023 के बाद वाला का भी पेमेंट कर देना चाहिए। डेथ क्लेम के बारे में हमने पूछा था कि डेथ क्लेम MIS नेपाल के जमा करता, ये लोग कहाँ थे। इसमें से डेथ क्लेम के बारे में अपडेट आ रहा है, जो पोर्टल आने वाला है उस पर, कि अभी इस पोर्टल पे डेथ क्लेम के बारे में कुछ नहीं किया गया है, इसीलिए डेथ क्लेम अभी नहीं होगा। तो जिस हिसाब से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, लमसम सारे चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश की जा रही है, जो नया वाला पोर्टल है, लेकिन 100% नहीं हो रही है, ये भी है। एक दो प्रॉब्लम अभी भी आएगी दूसरे वाले पोर्टल पे भी। खैर, जितना लोगों का डिफिशियंसी दूर हो सके लोग करें। लोगों का भुगतान इस बार रिलीज होगी, क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं सीआरसीएस पे भी है पैसा रिलीज करने का। बाकी तो सिस्टम से सब चलता ही रहेगा। 5,000 करोड़ का भुगतान का अब समय खत्म होने वाला है, नहीं तो पैसा फिर सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जाने का डर है। अगर ये पैसा गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट पैसा रिलीज करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, ये इसीलिए दिक्कत आ सकती है। तो पैसा हमारे हिसाब से दिसंबर तक जिस हिसाब से बटे अमाउंट बढ़ाना पड़े, एक आदमी को 50,000 तक अगर देना है जिनका डिफिशियंसी खत्म हो गया है, आप दिलवा दीजिए ताकि पैसा खत्म हो जाए। 50,000 1 लाख तक का अमाउंट का उठा लीजिए, जिनका सब कुछ सही है दे दीजिए। पैसा तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा जब ऑनलाइन पोर्टल है तो। और री-KYC इसमें बोला जा रहा है कि अगर आपका अकाउंट नंबर अपडेट कराए हैं अप्लाई करने के बाद, तो फिर से इसमें जाइएगा तो री-KYC खींचेगा, आज के डेट में जो अकाउंट है वो फेच कर लेगा और अकाउंट अपडेट ले ले रहा है। अगर पिछला अकाउंट आपका गड़बड़ हो गया है और इस बार आप सही करना चाहते हैं तो री-सबमिशन में आपका री-KYC करिएगा तो नया वाला बैंक दिखाएगा आज के डेट में जो आपका है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब लाइव होता है तब देखने वाली बात है कि कितना ये प्रैक्टिकल है। खैर, अब दीपावली के छुट्टी का माहौल है, ज़्यादा वीडियो को अब नहीं बढ़ाते हैं। दीपावली का शुभकामना आप लोगों को देते हुए वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर दीपावली के बाद आपसे मिलते हैं। और सहारा लाइफ का जो केस था उसका अगला डेट 6 दिसंबर को पड़ गया है, क्योंकि 9 तारीख को जो सुनवाई हुआ था उसमें IRDA की तरफ से जो एडवोकेट थे इनका बहस समाप्त हो चुका है और सहारा के तरफ से जो एडवोकेट है उनका लास्ट सुनवाई बहस का होने वाला है बहस में, और वो 15 दिन के लिए नहीं अवेलेबल है। ऐसा ऑर्डर में लिख दिया गया है कि 15 दिन के लिए नहीं थे, इसीलिए डेट बढ़ा के अब छठ बाद एक ही बार 6 तारीख को दिया गया है। खैर, अभी लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये सहारा लाइफ का डिपॉजिट इसमें हो रहा है, SBI लाइफ में तो हो रहा होगा, क्योंकि 2 जून को इमीडिएटली ट्रांसफर करने का IRDA ने निर्देश दिया था और उस पे रोक लगाई थी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने, लेकिन उस रोक को हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो फाइनली IRDA वाला 2 तारीख वाला ट्रांसफर करने का जो था कि इमीडिएट इफेक्ट से हम ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उस हिसाब से सहारा लाइफ का प्रीमियम SBI लाइफ से लिया जा रहा होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, केस चलते रहेगा, चलते रहे। लेकिन फिलहाल जब तक इस पे अपीलेट ट्रिब्यूनल का कोई आदेश नहीं आता है तब तक रोक नहीं लगेगा प्रीमियम लेने से SBI लाइफ पे, क्योंकि IRDA ने ट्रांसफर कर दिया था। अब जैसा नया अपडेट पोर्टल से भी रिलेटेड रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे, और ITR वाला भी मैटर पे भी विस्तृत जानकारी देंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ITR, बैंक स्टेटमेंट या कोई भी प्रूफ आपके पास अगर सहारा का पिछला बॉन्ड है, कन्वर्जन का है, चाहे क्यूसॉप का ही क्यों ना हो, तो आप दे सकते हैं। भले सहारा माने नहीं माने कि हमारा क्यूसॉप में था, इतना पैसा मिला, इसमें हमने जमा किया, हमारा कमीशन था, ये मिला, लेजर निकलवा के दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल ITR चाहिए। बैंक से आप लेन देन करते हैं तो उस साल का अगर किसी दूसरे पर्पज से भी आप लेन देन पैसा निकाले हैं, जमा किए हैं, 5 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम टैक्स का स्क्रूटनी नहीं है। एक प्रूफ मांगा जा रहा है कि अगर आपका 20 लाख जमा है तो उस लेवल का ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से है कि नहीं है। हो सकता है कि किसी और का पैसा तो आपके नाम पर जमा नहीं है, ये चेक करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मांगा जा रहा है तो भी इसके लिए टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ITR है तो ITR दीजिए, बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट दीजिए, नहीं है तो कोई भी प्रूफ जो आपको लगे कि हाँ इसी यहाँ से हम जमा किए थे, आप वो सबमिट कर सकते हैं। इतना हार्ड एंड फास्ट कोई नियम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आसान किया जा रहा है CRCS की तरफ से, तो ITR वाले पे भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा ताकि लोगों का पैसा भुगतान, क्योंकि मिलना है 10,000 या इसके लिए हिसाब हम 20 लाख का दें, ये भी गलत। खैर, वो जो कर रहे हैं उन पे
ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब देखिए कि लाइव आते आते पोर्टल में क्या क्या बदलाव और फाइनली क्या आता है, तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद और हैप्पी दीपावली सब लोगों को।